नमस्कार। आज का विषय है राजस्थान में अकाल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने राजस्थान में अकाल के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश नीति की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम राजस्थान में आए विभिन्न अकालों की चर्चा करेंगे और साथ ही 19वीं-20वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजस्थान में जो अकाल आयोग बनाए गए और सरकार के द्वारा जो इस दौरान कार्य किए गए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अकाल के 4 रूप माने जाते हैं। पहला है अन्न काल, जिसमें अन्न की कमी हो जाती है। दूसरा है जल काल, जिसमें जल की कमी हो जाती है। तीसरा है तृण काल, जिसमें घास चारे की कमी हो जाती है। और चौथा है त्रिकाल, जिसके अंतर्गत अन्न, जल, घास चारे तीनों की ही कमी हो जाती है। इसीलिए त्रिकाल को सर्वाधिक भयंकर अकाल माना जाता है। राजस्थान में 19वीं सदी का प्रथम अकाल 1812-13 में पड़ा था और उसका सर्वाधिक जो प्रकोप था वो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर पर हुआ था। भूख के कारण हजारों लोग इसमें मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग मालवा और पंजाब की ओर पलायन कर गए थे। 1832-33 में जयपुर राज्य में शुरू में वर्षा की कमी से और बाद में टिड्डियों के प्रकोप से अन्न तथा तृण काल का लोगों को सामना करना पड़ा था। 1836-37 में सिरोही, मेवाड़ राज्यों को अन्न संकट का और कोटा, बूंदी, मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों को अन्न तथा तृण की कमी का सामना करना पड़ा था। 1868-69 का जो त्रिकाल राजस्थान में पड़ा वो 19वीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल था और लगातार 5-6 वर्षों तक बारिश न होने के कारण राजस्थान के पश्चिमी राज्यों में अन्न, जल, तृण तीनों की ही भारी कमी हो गई थी और इस कारण से स्थिति बहुत ही कष्टप्रद हो गई और हजारों की संख्या में लोग अपने मवेशियों के साथ में मालवा, पंजाब, सिंध की ओर पलायन कर गए थे। 1869 में जनवरी, फरवरी में जब फिर ओलावृष्टि हुई और रबी की फसलों को भी नष्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से और इसके वजह से स्थिति और अधिक गंभीर बन गई थी। पानी और घास की कमी के कारण बैलगाड़ियों से भी अनाज का आयात संभव नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ रबी की फसलें जो ओलावृष्टि से नष्ट हो गई, तो इन कारणों से पश्चिमी राजस्थान की स्थिति बहुत ही खराब थी और जिसकी वजह से जनसंख्या का 1/3 से 1/4 भाग लगातार कम होता जा रहा था। 90% मवेशी मृत्यु के ग्रास बन गए थे और अन्न और धन के अभाव से लोगों को अपने आप को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में लिखा है कि इस अकाल के अवसर पर खुद अंग्रेजी सरकार ने अजमेर कमिश्नरी इलाकों में लड़के लड़कियों को खरीदने की इजाजत दे दी थी और 2-2 रुपये में लड़के लड़कियां बिक रहे थे, जबकि कुछ वर्ष पूर्व उसने राजपूत राज्यों को लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय को और गैर कानूनी ठहराने का निर्देश भेजा था। ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस अकाल का लाभ उठाते हुए अनेक निस्सहाय बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें ईसाई बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अक्टूबर 1868 में भारत की ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान के सभी शासकों को अकाल राहत कार्य जारी करने के संबंध में कई सुझाव भेजे। 16 दिसंबर 1868 को एजेंट टू गवर्नर जनरल कर्नल कीटिंग ने राजस्थान के समस्त राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन अजमेर में बुलाया था, जिसमें एक राज्य से होकर दूसरे राज्य को अनाज के आयात संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने का निर्णय इस सम्मेलन में लिया गया था और इसके बाद सिंध और गुजरात से ऊंटों के द्वारा और आगरा से अजमेर सड़क मार्ग पर बैलगाड़ियों द्वारा
अनाज के आयात की व्यवस्था की गई थी। कर्नल ब्रुक की रिपोर्ट से पता चलता है कि उदयपुर, जयपुर, कोटा आदि राज्यों के शासकों ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए काफी रुपया खर्च किया था। ब्रिटिश प्रांतों तथा अन्य राज्यों में बसे मारवाड़ी सेठों ने भी अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा भिजवाया था और इस भयंकर अकाल के समय भारत के अंग्रेजों ने राज्यों की आर्थिक सहायता नहीं की और ना ही उन्होंने खिराज में कमी की। अंग्रेजी सरकार ने अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के अकाल पीड़ितों के प्रति केवल इतनी उदारता दिखाई कि कुल लगान का 3/5वां हिस्सा वसूल किया और शेष 2/5 हिस्सा अगले वर्ष की लगान में जोड़ दिया। 1877-78 का त्रिकाल भी काफी कष्टदायक था। 1878 में वर्षा काफी देरी से हुई थी जिसके कारण से पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ अलवर, भरतपुर, धौलपुर जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में भी स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी। अनाज और चारे की कमी हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अकाल निर्धारित करने के उद्देश्य से 1878 में जनरल रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया। 1880 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और कुछ सुझाव दिए और इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने एक फैमिन कोड अकाल संहिता तैयार की। 1891-92 का अकाल, यह अकाल भी काफी भयंकर था और इस काल के अवसर पर पहली बार राजस्थान के शासकों को फैमिन कोड की धाराओं को लागू करने को कहा गया और कोड के अनुसार ही राहत कार्य शुरू किए गए, परंतु लोगों ने राहत कार्यों में विशेष रुचि नहीं ली और किसी भी दिन 15,000 से अधिक उपस्थिति नहीं रही। लोगों की अरुचि का एक कारण यह था कि स्वाभिमानी लोग अपने ही क्षेत्रों में राहत कार्यों पर मजदूरी करना प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं मानते थे और इसकी बजाय वे सिंध और पंजाब की तरफ जाना पसंद करते थे। दूसरा कारण यह था कि राहत कार्य शुरू होने से पूर्व ही हजारों की संख्या में लोग आसपास के प्रांतों में चले गए थे। जोधपुर और बीकानेर राज्यों में रेल मार्गों के खुल जाने से अनाज के आयात में विशेष कठिनाई नहीं रही और या आयात किए गए अनाज को उचित भाव से बेचने की व्यवस्था से ही लोगों को काफी राहत मिली। भारत सरकार ने 1897 में दूसरा फैमिन कमीशन यानी अकाल आयोग नियुक्त किया और इसने अपनी रिपोर्ट में राहत कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी के नियमों को उदार बनाया गया बात कही। अपाहिजों व असहाय व्यक्तियों को मुफ्त भोजन देने की भी बात इसने अपनी रिपोर्ट में कही। पशुओं के लिए चारे वे घास का भंडार बनाया जाए तथा गैर सरकारी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करके किया जाए। ये सारे सुझाव जो ये 1897 में अकाल आयोग बना उसमें ये सारे सुझाव दिए गए और देशी राज्यों को इन सुझावों के आधार पर कार्य करने की सलाह दी गई। कमीशन की सिफारिशों को पूरी तरीके से अनुपालना की जाने से पूर्व ही 1899-1900 में महाभयंकर अकाल पड़ा जो कि सर्वाधिक भयंकर और विनाशकारी सिद्ध हुआ। 1899 में पश्चिमी राजस्थान मात्र 1 इंच वहां पर बारिश हुई। खरीफ और रबी की दोनों फसलें नष्ट हो गई। अन्न, पानी, घास सभी का पूर्ण रूप से अभाव हुआ। आसपास के प्रदेश भी जहां अकाल के समय राजस्थान के अकाल पीड़ित लोग अन्न व घास की खोज करने के लिए पलायन कर जाते थे वो भी अकालग्रस्त थे और इस बार लोग इस कारण से वहां भी नहीं जा सके और जो गए उन्हें ही निराश होकर वापस लौटना पड़ा। 1900 में ही हैजे का भी प्रकोप हो गया जिससे हजारों लोग मृत्यु के ग्रास बन गए। राहत कार्य किए गए किंतु राजस्थान के विविध राज्यों ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए लगभग 104 लाख रुपए भी खर्च किए। प्रथम बार भारत सरकार ने भी 24 लाख रुपए का व्यय किया। राज्यों को ऋण के लिए लाखों रुपए दिए गए। अकाल की भयंकर स्थिति को देखते हुए जो राहत कार्य किए गए थे लेकिन वो अपर्याप्त ही सिद्ध हुए। मेवाड़ और मारवाड़ में 90% पशुधन और जनसंख्या क्रमशः 30% और 40% ही रह गई।
भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एंथोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक नया कमीशन और नियुक्त किया। 1901 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसी के अनुसार सरकार ने अकाल नीति निर्धारित की और इसके 3 प्रमुख सिद्धांत बनाए गए। पहला था जल्द से जल्द भूमि कर की वसूली को प्रभावित क्षेत्रों में स्थगित किया जाए। दूसरा, यथाशीघ्र राहत कार्यों को आरंभ किया जाए। और तीसरा था, सरकार को बिना किसी विलंब के किसान की आर्थिक सहायता करनी चाहिए जिससे वे पशु और बीज खरीद सके। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर 1904 में ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों में अकाल व्यवस्था नाम से एक पुस्तिका तैयार की और इस पुस्तिका में कई सुझाव दिए गए। अकाल राहत कार्यों में फिजूल खर्ची ना हो, परंतु साथ ही अपर्याप्त भी ना हो। राहत कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों को उचित वेतन दिया जाए। किसानों को तकावी ऋण दिया जाए ताकि वे बैल और बीज खरीद सकें। पशुधन की रक्षा के लिए चारा व घास के स्टॉक बनाए जाएं। गैर सरकारी संस्थाओं से सरकार सहयोग लेने की कोशिश करे। रेलवे अधिकारी अकाल के समय धान और घास की ढुलाई को प्राथमिकता दें। राहत कार्य सामान्यतः गांव के निकट ही खोले जाएं। 19वीं शताब्दी की समाप्ति तक प्राय ये कहा जाता था कि अकाल की रोकथाम करना सरकार का कार्य नहीं है, क्योंकि खेती मानसून की वर्षा पर आधारित थी और वर्षा न होने पर अकाल की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में सरकार ने अपना उत्तरदायित्व समझा और ऐसे उपायों पर विचार किया जिससे वर्षा न होने पर भी अकाल की स्थिति न आना पाए। ब्रिटिश सरकार की नीति के अनुसार राजस्थान के शासकों ने कृषि के विकास, नहरों, बांधों और सड़कों के निर्माण, रेल के विस्तार और शिक्षा की प्रगति की दिशा में कार्यक्रम आरंभ किए और इसी परिणाम स्वरूप राजस्थान के राज्यों की अकाल की विभीषिका से निपटने की क्षमता में वृद्धि हुई। 1905 के बाद राजस्थान में अकाल का प्रकोप घटा। 1915-16, 1925-26, 1939-40 में राजस्थान के विभिन्न भागों में अकाल की स्थिति बनी, परंतु अकाल राहत कार्यों को सही ढंग से समय पर आरंभ करने और यातायात के सुलभ साधनों उपलब्ध हो जाने के कारण अकाल का प्रकोप जो था वो अधिक दुखदायी नहीं हो सका। पशुओं की यदाकदा ही क्षति हुई, परंतु भूख से मरने वालों की संख्या कम व नगण्य थी। धन्यवाद।